अभी लोकेशन भी सेट हो गई है, आर्टिस्ट भी सेट हो गए हैं, हमारा प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब सेट है ना, इवन एनिमेटिक्स और स्टोरी बोर्डिंग भी हो चुका है। अब हम रेडी हैं शूटिंग के लिए। तो अभी प्रोडक्शन स्टेज हमारी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अभी इक्विपमेंट्स में अगर आप तो टीवी सीरियल वगैरह कुछ कर रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको कैमराज और लेंसेज वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। आप अगर फिल्म कर रहे हैं तो आपको अलेक्सा करना है या रेड करना है, उस हिसाब से करना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हमारे पैंथर होता है, पैंथर मतलब छोटी सी क्रेन होती है, उस टाइप का पैंथर बोल देते हैं उसको, क्रेन्स होती हैं, जिमी जिब लगने वाली है या स्टेडी कैम होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं, उन सबका सेटअप होता है। जिस तरह से सेटअप होता है, सेटअप के साथ उतने लोग भी आते हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिंगल कैमरा से कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, और अगर आप मल्टी कैमरा से कर रहे हैं तो आपको और कौन से कैमरा लगने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लेंसेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है ना। लेंसेज भी बहुत कॉस्टली होते हैं, कैमरा तो कॉस्टली होता ही है, तो ये सब चीजों को आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब ये कैमरा वाली चीज ठीक है, उसके अलावा आपकी लाइट्स भी कोई छोटी मोटी नहीं आती है, लाइट्स पूरे ट्रक्स भर के आते हैं, क्रेन्स वगैरह सब एक ही जगह से आते हैं, तो वो सारे आपको अरेंज करने पड़ेंगे। जनरेटर की रिक्वायरमेंट होती है शूटिंग पे, अगर कहीं लाइट चली जाए तो हैवी व्हीकल ही होते हैं जिनके ऊपर जनरेटर सेट होते हैं, क्योंकि अगर इनकेस कहीं लाइट जाती है या कहीं किसी जगह पे आप ऐसी शूटिंग कर रहे हैं किसी लोकेशन पे आउटडोर में कि जहां पे नहीं है लाइट, तो आपको जनरेटर का यूज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहां पे जैसे आउटडोर में कर रहे हैं तो वहां पे रूम्स वगैरह नहीं होंगे आर्टिस्ट के लिए ना, तो उनको कहीं ना कहीं जैसे हुआ मेकअप वैन्स होती हैं, वैनिटी वैन जिनको बोल देते हैं ना, उसके अंदर ही सब वॉशरूम से लेके सब कुछ सिटिंग वगैरह का सब आर्टिस्ट के लिए होता है, तो वो आपको वैनिटी वैन्स करनी पड़ेंगी जो वहां पे रहेंगे। वो आर्टिस्ट के ऊपर कितने आर्टिस्ट हैं उसके हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। आपका प्रोडक्शन का तो रहता ही है, जो सेटअप चाय वाय का वो सारी चीजें होती है, फूड वगैरह का वो मैनेज करना पड़ता है ना, खाने वगैरह का, मॉर्निंग में नाश्ता होता है, लंच होता है, रात को नाश्ता होगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो डिनर भी देना होता है। आउटडोर में होगे तो सब कुछ ही होगा ना, मॉर्निंग टू इवनिंग। मगर समझो अगर आप कहीं पे लोकेशन पे शूट कर रहे हो, जैसे मुंबई है तो मुंबई में शूट कर रहे हो, तो मुंबई में 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, बट मोस्टली जब शूट करने जाते हैं तो शिफ्ट के बेसिस पे नहीं, पर डे के हिसाब से जाते हैं, हम डे के हिसाब से जाते हैं, तो शिफ्ट को 8 घंटे का कैलकुलेट करते हैं और डे जो है वो 12 आवर्स का कैलकुलेट करते हैं। जैसे 9 to 9 जो हो गई वो फुल डे की शिफ्ट हो गई, उसी हिसाब से 8 घंटे की भी शिफ्ट होती है, और नाइट की है, मॉर्निंग की है, डे वाली है या नाइट वाली शिफ्ट है, वो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। ये सब चीजें हमारी रेडी होगी। इक्विपमेंट के बारे में मैंने आपको सब चीजें बता दी, मतलब अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड रहता है उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको वो चीजें बता दी है ना। कैमरा सेटअप हो जाएगा, कैमरा सेटअप के साथ साथ पे आपको लाइटिंग इक्विपमेंट वगैरह लगेगा, क्रेन्स लगेंगे, जिमी जिब लगेगा, स्टडी कैम, क्या जो भी सेटअप लगेगा वो सारा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड का होगा, उसके अलावा आपको खाने के बाद आपका हो जाएगा आउटडोर लोकेशन है या आपका इंडोर लोकेशन है, उसके हिसाब से आपको वैनिटी वैन, जनरेटर वगैरह वो यूज करना पड़ेगा, जनरेटर वैन्स होती है वो यूज करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको मतलब एक एक चीज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अभी तो मैं छोटी मोटी कुछ चीजें बता रहा हूँ जो बेसिक है ना। अब खाने का हो गया, तो अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं, अगर मुंबई में ही है तो अलग अलग कैंटीन्स हैं जो खाना प्रोवाइड कर देती हैं आपको, शूटिंग के लिए स्पेशली खाना भेजती हैं, तो एक रीजनेबल उसमें आ जाता है। और शूटिंग पे जाने से पहले काफी सारी चीजें जैसे बटर पेपर है, ये सब मतलब कुछ एक कैमरा के लिए, कुछ एक दूसरी चीजें जो भी रिक्वायर्ड रहती हैं, ब्लैक कपड़ा, वो तो नॉर्मल चीज़ों में आ जाएगा, वो कैमरा सेटअप में मैं काउंट कर रहा हूँ, है ना। बाकी सारी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो हर चीज़ का बताऊंगा और प्राइसिंग के साथ बताऊंगा क्या कॉस्ट होती है, कैसे होता है। और एक जो स्पॉट वाइज ही वहाँ पे बनाते हैं वो चाय वगैरह जो सेट पे बढ़ती है वो। उसके अलावा क्या चीज़ें रहती हैं कि प्रॉपर्टीज मतलब अब जो घर है किसी का, वो घर किसी साइंटिस्ट का घर है तो उसको साइंटिस्ट के हिसाब से उसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, उसको प्रॉपर्टी बोल देते थे। जैसे भाई उसमें बीकर्स लगेंगे, उसमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें होंगी वो लगेगा, या फिर समझो कोई बड़ा टाइकून है उसका घर है तो उसके हिसाब से ही पूरा सेटअप बनेगा कि उसका अगर घर का लोकेशन पहले तो आप देख लोगे कि इंडोर जो रेडी लोकेशन अवेलेबल है उसके अंदर अगर आप कर रहे हो तो आपको है कुछ एक चेंजेस, लेकिन सर्टनली आपको करने पड़ेंगी जो अपने कैरेक्टर के प्रोफाइल के हिसाब से लिखी हुई है कि भाई हाँ भी उनके ऐसा है। उसको ग्रैंड दिखाने के लिए, हर चीज़ ग्रैंडर दिखाने के लिए अपना शूट में हर चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी से होगी। और वो काम किसका है? वो आर्ट डिपार्टमेंट का है। आर्ट डिपार्टमेंट आपको आपके हिसाब से जो बनी, अगर रॉ भी लोकेशन है जहाँ पे अंदर सिर्फ आपको लोकेशन ही मिल रही है बाकी कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पे एक सेट जो क्रिएट करेंगे वो आर्ट डिपार्टमेंट का काम है। वो आर्ट डायरेक्टर देखेगा और उसकी टीम होती है, तो आर्ट वाले वो सारा काम करते हैं। कुछ भी चीज़ होगी, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, या कोई सेट है, या कोई अलग ही कोई स्विमिंग पूल है, उसमें लाइटिंग चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी, सजाना है, कुछ गमला रखना है, मतलब हर चीज़
एक बड़े से बड़े सेट जो करोड़ों का सेट होता है उससे लेके जैसे छोटी छोटी चीजें हो गई कि अगर क्रोमा का कपड़ा लगाना है, बार आप क्रोमा के लिए नहीं जा रहे, कोई छोटा सा शॉट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही लेना है तो उसके लिए वहीं पे क्रोमा सेट करके कर दिया उन्होंने, है ना। हर चीज वो आर्ट वाले देखते हैं, वो आर्ट डिपार्टमेंट हो गया। डायरेक्शन वाला डिपार्टमेंट जो होता है, डायरेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टर होता है, उसका चीफ असिस्टेंट होता है, फिर असिस्टेंट होते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, क्लैप करता है जिसको क्लैप बॉय का काम कर देते हैं। दूसरा जो है वो लिखता है, वो कंटिन्यूटी वगैरह भी मेंटेन करता है कि आज इधर शूट हुआ है तो आगे कैसे करना है। तो मतलब उसमें एक डायरेक्टर की टीम होती है और आर्ट डायरेक्शन की टीम होती है, प्रोडक्शन की टीम हो गई, कैमरा वाले के साथ उसकी अपनी टीम होती है, कैमरा असिस्टेंट होता है, फिर कैमरे वाले का एक अपना लाइटिंग वाला होता है ना। और फिर वो क्योंकि उनको देखना भी पड़ता है कि कितनी दूर है तो वो लोकेशन को देखा होगा आपने कि शूटिंग के दौरान नापते हैं। इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स, कपड़े जो पहनने हैं तो किस टाइप के कपड़े पहनने हैं, हायर पे भी मिलते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा यूज होने वाला, रेगुलर यूज होने वाला है तो इवन हायर वालों के पास ही आप जाओगे ना, वैसे ही कपड़े बना के दे देंगे जैसे आपको रिक्वायर्ड है, बनाने के बाद किराए पे दे देंगे आप, वो चीज भी हो जाती है। लेकिन वो अगर आपको फिजिबल पड़ती है क्योंकि वो फिर आगे किसी और के लिए यूज करेंगे, अगर वो यूनिक चीज है, जैसे किसी माइथोलॉजी के करेक्टर के कपड़े हैं या कोई बहुत ही बड़ा ह्यूज गाउन चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें, स्पेसिफिक चीज अगर आपको बनानी है तो बना सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर करेक्टर है साइंटिस्ट का, इसको तो रेगुलर लगने वाला है तो वो और यूनिक बनाना है तो वो भी बना के आप खरीद सकते हैं उसको। और जो कॉस्ट्यूम वाले हैं वो सबका कॉस्ट्यूम मैनेज करेंगे। आपका कोई बहुत बड़ा ही डिजाइनर है वो कर रहा है तो उस हिसाब से होगा, उसकी टीम करेगी मैनेज। या आपका जो जनरल स्मॉल फिल्म या मीडियम फिल्म्स के लिए होते हैं वो भी एक अच्छी टीम होती है, अच्छे लोग होते हैं और अच्छा काम करते हैं वो भी। उनकी जो टीम होती है वो डे टू डे का चीजें देखती हैं। कुछ चीजों में ये होता है कि एटलीस्ट 2-2 3-3 सेट तो चाहिए होते हैं। किसी एक सेट में कहीं पे गिल्ला हो गया, कोई शॉट ले रहे हैं, शॉट में गंदा हो गया, और उसके साथ साथ में ड्रेसमैन होते हैं जो कंटिन्यूअसली उनको प्रेस कर रहे होते हैं, या उनका काम ही है लॉन्ड्री का इधर उधर देके और प्रेस वगैरह करके पूरा सेट करके। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, है ना। और अगर आपका कोई गाने वाने का सीक्वेंस है तो कोरियोग्राफर होंगे, है ना, जो उसको गाने को मैनेज करेंगे, उनकी रिहर्सल्स करा के उसको शूट अकॉर्डिंगली करेंगे, है ना। उसके हिसाब से डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा, लेकिन वो डांसिंग के स्टेप्स वगैरह सब कोरियोग्राफर करेगा। डांस है तो डांस में डांसर्स चाहिए तो आपको डांसर्स लगेंगे। आपको फॉरेन के डांसर चाहिए तो उनके भी एक वर्क परमिट वगैरह होते हैं उनके, उसके हिसाब से वो आपको मैनेज हो जाता है। क्या कॉस्टिंग होती है वो बाद में बात करूंगा। इंडियन डांसर चाहिए उसके हिसाब से हो जाएगा सब मैनेज। क्राउड चाहिए किस तरह से चाहिए, वो सब चीजें जो है ना वो पूरा का पूरा आपको प्लान करके जाना पड़ता है। छोटी टीम जो 50-60 की टीम हो जाती है, आर्टिस्ट होते हैं, बाकी भी होती है पूरी टीम, मोस्टली 100-150 की टीम हो जाती है। अगर एक फुल फ्लैश टीम जा रही है तो कम से कम इतनी तो होगी। तो क्राउड लोगे तो उसको आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो सेपरेट ही वो चीज हो गया, तो वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ जी ये इतनी क्राउड इतने दिन के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो तो करना पड़ेगा। तो उसमें अगर वो 1000 की क्राउड है तो 1000 होगी, 100 की है तो 100 की है। अगर आप VFX में करना चाहते हैं तो चलो 100 लोग हैं तो 100 लोगों को भी आप हजारों में दिखा सकते हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। फाइटिंग के सीन है तो उसमें फाइट मास्टर लगेगा आपको, तो फाइट मास्टर अपने फाइटर्स वगैरह लेके आएंगे, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो चीज बनेगी। मतलब कहाँ क्या क्या चीज लगने वाली है वो सब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई आपने बड़ा आर्टिस्ट लिया है तो आपको उसकी टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसकी ज्यादा पेमेंट जाने वाली है तो आप क्या कर सकते हो कि भाई बड़े आर्टिस्ट के सीन्स जो है ना वो उसकी डेट के हिसाब से पहले उसको मैनेज करो, या फुल फ्लैज उसका टाइम है, अपने पास डेट्स हैं, हाँ भाई दिया हुआ 30 दिन दिया, 40 दिया, जो भी दिया हुआ, तो आप अकॉर्डिंगली उसके साथ कर सकते हो। टाइट है तो वो आपको अकॉर्डिंगली वहां भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी अगर आप समझो आउटडोर चले जाते हैं, तो आउटडोर में एक एडवांटेज ये हो जाती है कि भाई सारे आर्टिस्ट वहां अवेलेबल है ना, वो इधर उधर जाने वाले नहीं है। रात का शॉट लेना रात का लो, दिन का लो, मेन चीज होती है उनको ले जाने और लाने का लग्जरी बसेस करके आप कर सकते हो। जो आर्टिस्ट होते हैं अगर वो नियर बाई अपने व्हीकल में आ जाते हैं, फ्यूल वगैरह आपको करना पड़ता है, वो सब उनका जो भी है, और पर डे का उनके जो असिस्टेंट्स आते हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लाइट बुक करके फ्लाइट की टिकट्स देके वहां पे बुलाना पड़ता है। 5 दिन का 10 दिन का एट शूट है तो वहां पे आपको स्टे करने के लिए कोई होटल अकॉर्डिंगली करना पड़ता है। मतलब जो बड़े आर्टिस्ट है उनके लिए बड़ा कोई 5 स्टार वगैरह करना पड़ता है, दूसरे के लिए वैसे मैनेज करना पड़ता है। और जिस जगह पे ऐसा नहीं है उसके लिए भी थोड़ा सा अच्छे टाइप का वो चीजें कुछ मैनेज करनी पड़ती है, और खाने वगैरह का भी टाइप करना पड़ता है। लेकिन उसमें आपने परमिशन वगैरह ली हुई है और आपको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर वो लोकेशन मिल रही है, या कुछ लोकेशन सिर्फ परमिशन की जरूरत है, तो आपको काफी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप करने जाएंगे मुंबई के अंदर तो बहुत कॉस्टली पड़ेगी। समझो जो लोकेशन आपको 1.5-2 लाख रुपए पर डे पे मिल रही है, वही लोकेशन हो सकता है कि वहाँ लोकेशन का चार्ज नहीं पड़े आपको, 20-25 हजार, 30 हजार, 50 हजार ऐसे में हो जाए, या फिर चलो वैसे ही मैनेज हो जाए कुछ चीजें। वो आपको देखना होता है कि किस में क्या फिजिबिलिटी बैठती है, तो किस जगह पे बचता है, किस जगह पे
ओवरऑल सेम आ जाता है ना। आपकी फिल्म का प्रेमाइस क्या है उसके हिसाब से ही वो आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि हम इन मुंबई में ठीक रहेगा कि आउटडोर है तो आउटडोर किस टाइप का ठीक रहेगा, उसमें हमने वीएफएक्स यूज करने हैं तो वीएफएक्स वालों का कैसा लगेगा। मेन चीज एक और भूल गया मैं कि एक साउंड डिपार्टमेंट होता है जो सारा साउंड का देखते हैं, है ना। उसमें साउंड का जैसे आपको ना टीवी का होगा तो कॉर्डलेस माइक लग जाएंगे, और फिल्म के लिए भी कर देते हैं, यूज करते हैं वो सारा, और उसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले पुराना तो नागरा साउंड के रिकॉर्डर्स होते हैं उस पर करते थे, अभी मैनेज करते हैं वो अलग अलग उसके साउंड डिपार्टमेंट के इक्विपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से लगाते हैं। देखो टीवी का अलग होता है साउंड का, टीवी में मोस्टली ऑन द स्पॉट आपको पिन ड्रॉप उसमें करना पड़ता है, क्योंकि अगर छोटी मोटी चीज हो जाए तो वाइट उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, उस तरीके से करते हैं। जैसे शॉट अच्छा चला गया लेकिन उस पर कुछ आवाज आ गई, कुछ खटकी ठक्की ये सब आवाज आ गई, तो आपको वो टेक दोबारा लेना पड़ जाएगा, है ना। फिल्म में ऐसा है कि फिल्म में भी कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फिल्म का ये होता है कि पूरी की पूरी फिल्म को जैसे भी आपकी रिकॉर्डिंग हुई है ऑब्वियसली वो प्रॉपर रिकॉर्ड करना ही है आपको सारा साउंड, लेकिन उसको अल्टीमेटली डब तो दोबारा होना है, पूरी फिल्म को डब होना है। दो आर्टिस्ट जो है ना वो जब पूरी फिल्म शूट हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, तो उसके बाद वो डबिंग के लिए आएंगे, तो पूरी को दोबारा से वो स्टूडियो के अंदर डब करेंगे अपनी आवाज को सुन के, या कोई नहीं कर सकता तो उसकी जगह पे कोई दूसरा डबर लगेगा, लेकिन मोस्टली सारे आर्टिस्ट अपनी वॉइस में डब करते हैं उसको दोबारा से। वो तो लैंग्वेज वाली जब डबिंग आती है तो बात अलग हो जाती है कि किसी और की डब हो जाती है। सो मैं इन बिटवीन जा रहा हूँ, उसके लिए डबिंग वाले के पोर्शन में मैं अलग से आऊंगा, जब साउंड में आऊंगा ना तब समझाऊंगा आपको सारी चीजें। अब ये सारे काम हो गए। कुछ एक फिल्म जो वो सिंक साउंड सिस्टम होता है उसमें ऑन द स्पॉट वहीं पे आपको मतलब दोबारा डबिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उस हिसाब से वो उसको कर देते हैं सिंक साउंड पे, पर बड़ा डिफिकल्ट सा काम है और सेटअप पे पूरा प्रॉपर रखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो काफी सारी फिल्म्स आजकल सिंक साउंड पे होती हैं। सो ये सब चीजें होती हैं, है ना। ये सब चीजें आपको रेडी करके पूरा बजटिंग तैयार करके कहाँ शॉट करने हैं, पहले घर के करने हैं तो हम मुंबई का खत्म करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, कई अब्रॉड जाते हैं। कई बार आप सोचते हो कि वहां पे बहुत खर्चा पड़ेगा, मगर एक पर्टिकुलर फिल्म जो मीडियम बजट की भी फिल्म बना रहे हो उसमें भी समटाइम्स इट इज जितना आपका यहाँ खर्च होगा वहां भी वही खर्च होगा, ऐसा कई बार हो जाता है। तो वो देखना पड़ता है कि आपकी फिल्म कैसी है, फिल्म की रिक्वायरमेंट कैसी है। आजकल तो वर्चुअल सेट बन गए हैं, कुछ एक ने स्टार्ट किया अभी वर्चुअल सेट, बट आने वाले टाइम में और भी चीजें, अभी लंदन का दिखाना, बैकग्राउंड पूरा लंदन का, तो पहले तो सिर्फ क्रोमा से बदल देते थे, कपड़ा बदल के और फिर उसमें दिखा देते थे। अभी तो ऐसा हो गया कि ह्यूज एलईडी लगती है, हाई क्वालिटी की एलईडी, वो नहीं जो बाहर आप देखते हो ना जैसे शार्पेस्ट एलईडीज जो होती हैं उसको फिल्म शूट के लिए यूज करते हैं। तो बाहर तो काफी आ गई हैं, यहाँ भी इंडिया में भी आ गई हैं। कुछ एक फिल्म्स उस पर की हैं शूट, जैसे फिल्म का कोई पोर्शन जैसे वीएफएक्स का ही पार्ट हो गया वो, एक्चुअली आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपने उस हिसाब से कर लिया। पहले क्रोमा से करते थे, थोड़ा सा लाइटिंग में मैचिंग करने में मुश्किल होता था, वहां पे क्या जैसा लगता है रियल पार्ट ही है वो, और रियल इंजन करके एक सॉफ्टवेयर आता है उसके हिसाब से वो लोग करते हैं। वो सारी चीजें बात की हैं, मैं इन बिटवीन एक छोटा सा ग्लिम्स आपको देने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप पूरे का पूरा शूटिंग की तैयारी कर सकते हो, और उसके बाद क्या होता है जब शूट हो गया वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ आऊंगा आपके साथ। और साथ का साथ आप मेरे ना शॉर्ट्स देखते रहिए, इंस्टा पे जाओ, इंस्टा पे देखो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्या क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। और जैसे पहले भी बोला है कि बहुत जल्दी एक लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो मिलती रहे जब भी हम वो कुछ करें, है ना। बीच बीच में मैं दिखाऊंगा कुछ को आपको कि फिल्म कैसे बनाई जाती है, ऑन रियल थिंग्स ऑल्सो विल वर्क इट आउट। अब म्यूजिक वीडियो है, फिल्म है, सीरीज है, किस तरह से जाना, वो सब चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।